हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2019 से लेकर अब तक जितने लोगों ने भी चुनावी बॉन्ड खरीदा है उसका ब्यौरा जल्दी चाहिए, बिना देरी किए। बहुत ही बड़ा ये झटका केंद्र सरकार को लगा है, मैं कहूंगा लोकसभा इलेक्शन के पहले, क्योंकि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज का कितना खर्चा होता है इसकी खबर आपको अच्छी तरह से होगी। चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां खुलेआम पॉलिटिकल पार्टी उड़ाती हैं। ऐसे में ये बहुत ही बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जो संविधान अपने देश के नागरिकों को देता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत नहीं देती कि गवर्नमेंट अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की बेंच ने पिछले साल 2 नवंबर को इस डिसीजन को रिजर्व कर लिया था। समझेंगे क्या है पूरा इशू, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों माना, इसका क्या इम्पैक्ट इन फ्यूचर होगा, और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ऑलराइट, मोदी गवर्नमेंट 2018 में चुनावी बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी और इस बॉन्ड के तहत लोग राजनीतिक दलों को चंदा देने का काम करते थे, या आप यूं कह लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए लोगों से चंदा लेती थी ताकि चुनाव में जो खर्चा पानी होता है उसको राजनीतिक दल आसानी से मैनेज कर पाए। इस योजना के तहत ऑथराइज बैंक सिर्फ एसबीआई थी। इन बॉन्ड्स की सबसे बड़ी बात यह होती थी कि जो व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता था तो उसकी पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाती थी। कोई लिमिट नहीं थी, कितने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे जा सकते थे, या यूं कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना भी चंदा दिया जा सकता था। आरपीए एक्ट 1951, जिसे हम जनप्रतिनिधित्व कानून कहते हैं, उसके सेक्शन 29A के तहत ये प्रोविजन किए गए कि सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ही चुनावी बॉन्ड एक्सेप्ट कर सकती है। अब दिक्कत ये होने लगी कि गवर्नमेंट जब से स्कीम लेकर आई तब से सिर्फ 1-2 नेशनल पार्टी ही ऐसी है जिनको सबसे ज्यादा चंदा मिलता था। आपने बहुत सारी रिपोर्ट देखी होगी कि बीजेपी को इतना चंदा मिला, कांग्रेस को इतना मिला। अगेन, इस स्कीम पे निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे। गवर्नमेंट के इंटेंशन पर भी सवाल उठ रहे थे कि जो कह रही थी कि इससे पॉलिटिक्स में काले धन पर रोक लगेगी। देन इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई क्योंकि कौन कितना पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है रिवील नहीं की जाती थी, जो कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं, उसके खिलाफ था। अब अगर कोई व्यक्ति राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांगता था तो गवर्नमेंट ये कहकर रिजेक्ट कर देती थी कि इस स्कीम को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति को इलेक्शन की जो फंडिंग है उससे रिलेटेड अपने स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करना होता था तो वो नहीं कर पाता था, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं तो थॉट एक्सप्रेस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर 3 मेन फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा था। फर्स्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सेकंड, राइट टू प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 21 में डिफाइन है, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 के अंडर कवर है। कांग्रेस, सीपीआई और बहुत सारे एनजीओज ने इस योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें यह कहा गया कि ये स्कीम फर्जी कंपनियों के लिए दरवाजे खोलती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। सुप्रीम कोर्ट की इसमें एंट्री होती है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजेस की एक संवैधानिक बेंच बैठती है जो 2 नवंबर को इस मामले में अपने फैसले को सुरक्षित रख लेती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे असंवैधानिक करार दे दिया। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा झटका देते हुए ये कहा कि जो स्कीम है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वॉयलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट को ब्लैक मनी पर लगाम लगाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन को अपने नागरिकों से छीन लेगी। बेंच ने आगे ये कहा कि निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों की राजनीतिक निजता भी शामिल है, यानी राइट टू प्राइवेसी आल्सो कवर्स पॉलिटिकल प्राइवेसी, क्योंकि नागरिकों को यह पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट किससे और कितना पैसा ले रही है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह भी निर्देश दिया
कि आप अभी से चुनावी बॉन्ड को जारी करना बंद करें और जब से योजना लागू हुई है तब से लेकर अब तक किन किन लोगों ने कितनी पार्टी को कितने कितने पैसे दिए हैं उसका ब्यौरा हमें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कीजिए। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अगर गहराई से परखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि अभी किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, वो कौन लोग हैं जो पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे रहे हैं और बदले में अपना काम करवा रहे हैं। ये पारदर्शिता नहीं है, ये स्कीम आपत्तिजनक है, ये योजना साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि सरकार का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। जो लोग बॉन्ड खरीदने वाले हैं और जिस पार्टी को दे रहे हैं, ऐसे गुमनाम चुनावी बॉन्ड के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए और जानकारी को रोकना आरटीआई का उल्लंघन है। डेटा ये भी बताते हैं कि जो पार्टी पावर में रही है उनको ज्यादा फंड मिलता है। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब भी ऐसा ही होता था। जिन लोगों ने याचिका लगाई थी उनका ये कहना था कि सबको समान अवसर दिए जाएं, लेकिन ये योजना सीधे तौर पर इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है। जो पार्टी पावर में है उसे ज्यादा पैसा मिलता है, कॉरपोरेट घराने उनको पैसे देते हैं और पावर में आने पर अपने हिस्से जुड़े काम करवाते हैं। चंदा लेने वाली पार्टी उनके एहसान के तले दबी रहती है और उनके हिसाब से ही काम करती है। जिन लोगों ने याचिका दायर की है उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा कि यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। काला धन रोकने की प्राथमिकता सरकार की है, लेकिन इसका तरीका दूसरा होना चाहिए जो सबको समान अवसर प्रोवाइड करवाए। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, चुनावी बॉन्ड से ना अब तक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं और एस्टिमेट ये है कि इसका बड़ा पार्ट बीजेपी को मिला है। जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है कि 2018 और 2022 के बीच अगर डेटा को एनालाइज करें तो 50% से ज्यादा डोनेशन सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को मिला है और बाकी कोई सी पार्टी तो रेस में ही नहीं है। यानी इस फैसले से सबसे बड़ा झटका भी इन दोनों पार्टी को लगेगा, लेकिन ज्यादा सीरियस मैटर बीजेपी के लिए होगा क्योंकि डेटा यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे बीजेपी को मिलते हैं, या यूं कहें कि जो पार्टी पावर में होती है उन्हें मिलता है। लोकसभा इलेक्शन सिर पर है, ऐसे में इन पार्टी की फंडिंग कैसे होती है ये एक मेजर इशू रहेगा कि पॉलिटिकल पार्टी अब किस तरह से राजनीतिक चंदा लेती है। इवन अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन अब ये भी रेज होंगे कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग के लिए नया मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, क्योंकि फिर से बात पुराने तौर तरीकों पर आ जाती है जिसमें पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी भर भर कर आ रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था। यानी इस बात के चांसेस अब ज्यादा होंगे स्पेशली इलेक्शन के टाइम कि बहुत सारे लोग अपने ब्लैक मनी को पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू वाइट करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन चुनावी बॉन्ड स्कीम की जो प्रॉब्लम थी उसको फिक्स करता है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड इंश्योर करता है, बल्कि जो संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन समस्या अब ये बन गई है कि आगे क्या, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में ब्लैक मनी पहले भी नहीं रुक रही थी एंड अब भी नहीं। गवर्नमेंट की ये स्कीम भी फेल हो गई है। नाउ क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल के थ्रू चुनावी बॉन्ड की संवैधानिकता पर तो फैसला सुना दिया कि ये बॉन्ड्स ना तो पारदर्शी है और ना ही निष्पक्ष, बट क्या ये फैसला इन फ्यूचर में गुड पॉलिटिक्स और फेयर इलेक्शन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करेगा, या गवर्नमेंट फिर से इसी तरह की कोई सी स्कीम लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर देगी? देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।